बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो माउथ कैविटी होती है, आपके मुंह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत दांत लगाए हैं जो इंसान की शख्सियत को खूबसूरत बनाते हैं। कहा यह जाता था कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। तो जब हम बचपन में होते थे, स्टूडेंट दौर में थे, तो हमारे जो बड़े आबा अजदाद थे, हमारे दोस्त अहबाब थे, हमारे उस्ताद मोहतरम थे, टीचर्स थे, या जहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते थे, तो लोग हमें ये कहते होते थे कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। फिर हम किसी जगह गुजरते थे तो कोई भी डेंटल का अगर कोई क्लिनिक खुला होता था तो लोगों ने बाहर ये लिखा होता था कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी। तो उस वक़्त ये चीज़ समझ नहीं आती थी। फिर वक़्त के साथ साथ जब हमने देखा कि दांत जो है वो बंदे की जो पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव करने के अंदर, आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के अंदर, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए दांतों का एक अहम किरदार है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दांतों का किरदार इन चीज़ों से कैसे है, तो उसके ऊपर पूरी डिबेट हम इस प्रोग्राम में करेंगे। आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल शो ऑन स्पेशल टीवी। आज के इस शो के अंदर मैंने जिस शख्सियत को दावत दे रखी है वो मोस्ट फेमस शख्सियत हैं और पाकिस्तान के पहले डेंटल सर्जन हैं। तो मैं सर का तारफ़ करवाने से पहले मैं इसको, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, तो हम जब बात करेंगे तो हम दांत की, आपकी माउथ कैविटी के अंदर जितने भी मसाइल होते हैं वो कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू सर के साथ करें कि आपके मुंह से बदबू क्यों आती है, आपके दांतों के ऊपर जो पिलाहट आती है वो क्यों आती है, दांतों के नीचे वाली साइडों पे या ऊपर वाली साइडों पे जो पत्थर जम जाता है वो क्यों होता है, रूट किनाल क्या चीज़ है, दांत निकालने क्यों पड़ते हैं, दूध के दांत क्या होते हैं, डबल दांत आ जाए तो सेटल कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी जो दाढ़ें हैं वो क्यों ख़राब होती हैं, बार बार क्यों निकालनी पड़ती हैं, फिलिंग हमें बार बार क्यों करनी पड़ती है, जब दाढ़ का दर्द होता है तो लोग पूरी पूरी रात नहीं सो पाते। तो इसके पीछे जो बेसिक काजेज़ होती हैं, इसकी सिम्प्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं, अलामतें जो होती है, क्यों ये ऐसा होता है। फिर जो आपने दांतों की सफाई रखनी है तो वो किस तरह करनी है, किस एंगल से करनी है, ट्राई एंगल से करनी है, कितनी दफ़ा करनी है, हर खाने के बाद दांत साफ करने हैं, ये सारी बातों के ऊपर डिटेल डिस्कशन के लिए मैंने हेल्थ स्पेशल स्टूडियो के अंदर जिस शख्सियत को दावत दे रखी है, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मोहम्मद अली यासिर, जो कंसल्टेंट डेंटल सर्जन है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। सर को हमने अपने शो में बुलाया और दिल की भड़ास भी निकालेंगे और सर का जो नॉलेज है कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, मुझे और आपको सबको अपनी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो वो मैं कोशिश करूँगा कि सर से हम वो चीज़ें लाजमी लें। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मुंह में से जो बदबू आती है, इसकी जो पहले हमने देखा था कि नीम हकीम जो होते थे वो कहते थे ये आपका मैदा ख़राब है, या कोई आपकी नब्ज़ पकड़ता था वो कहता था आपने पानी कम पिया इसलिए स्मेल आ रही। तो आज की जो साइंस है वो इसको प्रूव करती है कि इसका लिंक दांतों के साथ है। तो सर, इसकी जो बेसिक रीज़न है, काजेज़ है, सिम्टम्स हैं, ये क्या हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका सवाल इंतहाई अहम है और आजकल के जो दांतों की बीमारियां और जो हम पेशेंट्स देख रहे हैं उससे इंतहाई रेलेवेंट है। और बहुत सारे पेशेंट्स की ये हमारी जो क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में हमारे पास ओपीडी में आते हैं, उनकी ये शिकायत है कि हमारे मुंह से स्मेल आती है जिसकी वजह से हम महफिल में दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इतने कॉन्फिडेंस और कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते। तो जब मैं उनके मुंह का मुआयना करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 90% ऑफ द केसेस हमारे पास जो आते हैं फीटर ऑरस जिसको हम कहते हैं, ये हेलिथोसिस के साथ, जिसको मुंह की स्मेल कहा जाता है आम ज़बान में, और साइंटिफिकली इसको हेलिथोसिस हम कहते हैं या फीटर ऑरस कहते हैं। इसमें जो कॉज है वो है सफाई का फुकदान। बेसिकली जो दांत अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है, ये हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और हम इसकी सफाई जो कि FDA, WHO और रिकमेंडेड है, तमाम दुनिया की डेंटल एसोसिएशंस ने इस बात पर मुत्तफिक है कि यू मस्ट क्लीन ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। दिस इज़ द मिनिमम रिकमेंडेड। ये है जो बुक्स कहती हैं कि आफ्टर एवरी फूड, इफ़ यू आर टेकिंग फूड 3 times a day,
इफ़ यू आर टेकिंग फूड 5 टाइम a meal 5 times a day, you have to brush or clean your teeth. अब मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, उस तरीके से लोगों ने इसको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, ना ही हमारी कोई तरबियत है उस तरीके से कि लोग सफाई में, दांतों की सफाई में उसमें लचक है, हुजान है, हुज्जत है, और जिसकी वजह से दांतों की बीमारियां और मुंह से स्मेल जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मेन इसकी जो कॉज है वो है सफाई का फुकदान, पहला। इसके बाद जो दूसरी कॉजेज़ आती हैं बाद में, जिनकी तादाद निस्बतन परसेंटेज वाइज कम है, वो है आपके गम्स की बीमारियां जिसको हम जिंजवाइटिस कहते हैं, पेरिडोंशियम की बीमारियां जिसको हम पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, पायोरिया कहते हैं, और टू सम एक्सटेंट जिन लोगों का मैदा या जिनका स्टमक जैसे गर्ड है, जिन लोगों को जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, उसमें, और स्पेशली उन लोगों में जिनमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम उनका इतना अच्छा नहीं है, उसमें भी कुछ लोगों को स्मेल आ सकती है। अच्छा, इसमें रियलिटी है, इसमें रियलिटी बिल्कुल है, इसमें रियलिटी है, लेकिन इसकी परसेंटेज कम है। ज़्यादा कॉज जो है वो इंट्राओरल है, सफाई है, और वो इंट्राओरल कॉज है, इट्स नॉट रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी कॉज कम है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि सर ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि मुंह की सफाई कितनी ज़रूरी है। मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, मैं सैलून पे भी चली गई या मैं चला गया और मैंने जाके वहाँ पे डाई भी करवा लिया, मैंने हाइड्रा फेशियल भी करवा लिया, मैंने अपने आप को खूबसूरत भी बना लिया, लेकिन मैंने अपने दांतों की सफाई नहीं की। तो कुरान मजीद हमें क्या कहता है? अत्तहरु शत्रुल ईमान, कि सफाई जो है वो निसफ ईमान है। सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर आप साफ़ नहीं हैं, वो आप इंटरनल बॉडी आपकी सफाई हो या एक्सटर्नल बॉडी सफाई हो, तो इस्लाम ये कहता है कि सफाई निसफ ईमान है। क्योंकि जहाँ पे पंजाबी में ये कहा जाता था कि जहाँ सफाई नहीं वहाँ खुदाई नहीं, सफाई है तो खुदाई है। तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि मुंह के अंदर स्मेल की जो रीज़न है वो अगर 70 to 80% तो दांतों की सफाई है, 20% आपके मैदे की खराबी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब होना, या आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह के कोई भी मैदे के इफेक्ट हो जाएं तो उसमें भी होती है। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए कि दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट ही लाजमी है या मसवाक जो है वो उसका, और टूथपेस्ट में क्या डिफरेंस क्या है सर? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें कोई शक नहीं, हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक जो है वो ना सिर्फ दांतों और मुंह की सफाई करती है बल्कि उससे नज़र भी बेहतर होती है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब साइंस ने इस पर रिसर्च की तो 90% मसवाक में एक एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किया, वो था टैनिक एसिड। आजकल की जो टूथपेस्ट हैं जिसमें एंटी ब्लीडिंग या जिंजवाइटिस के लिए जो टूथपेस्ट बनाई जाती हैं, उसमें मेन जो कंटेंट है वो ट्रांसैमिक एसिड है जो टैनिक एसिड से बनता है। जी जी। तो मिसवाक में अल्लाह ताला ने नेचुरली ये चीज़ रखी है, तो मिसवाक से सफाई बेहतरीन एक ज़रिया है। आपका सवाल ये है कि क्या टूथपेस्ट भी, तो मेरा जवाब उसमें ये है कि टूथपेस्ट को आप मिसवाक पे लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो टूथपेस्ट में होते हैं, जैसे जो है उसमें आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डाले जाते हैं दांतों की मुख्तलिफ बीमारियां और मुख्तलिफ सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, जिसमें आपकी हाइपर सेंसिटिविटी है, आपकी ब्लीडिंग गम्स है, उसमें टैनिक एसिड या ट्रांसैमिक एसिड के साथ साथ ये चीज़ें भी जाई जाती हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जो लोग मिसवाक यूज़ करते हैं वो टूथपेस्ट को मिसवाक पे लगा कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो इस सवाल का ज़ैली हिस्सा है वो ये है कि क्या ब्रश या मिसवाक से मुकम्मल दांतों की सफाई मुमकिन है या नहीं है, क्योंकि जो हमारे पोस्टीरियर टीथ हैं, जो मोलर्स हैं, उनकी कुछ ऐसी सर्फेसिस हैं जहाँ तक एक मिसवाक जो कि एक स्ट्रेट फॉर्म में होती है उसका कई दफ़ा पूरी तरह वहाँ पर पहुँचना मुमकिन नहीं है, या उसकी वो एफिकेसी नहीं है सफाई करने में। उसके लिए हमारे पास ब्रशेज़ हैं कॉन्ट्रैंगल, उसमें हमारे पास उसके अंदर जो ब्रिस्टल्स लगे हुए हैं उनकी शेप, उनकी टेक्सचर प्लस
उनके अंदर एक ऐसे फाइबर्स को उन्होंने क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के साथ रखा हुआ है जो कि मुख्तलिफ दांतों की स्पेशली पोस्टीरियर मोलर्स की पोस्टीरियर और एंटीरियर और मिडल सर्फेसिस को वो अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ठीक हो जी। नाज़रीन, सर ने मसवाक और जो आपका आप टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, चूँकि यहाँ पे ना हमारे यहाँ कई मिथ बन चुकी होती हैं, कई मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं जो लोग एक दूसरे से सुनते हैं, उसको बेस्ड ऑन साइंस नहीं देखते कि ये हमारी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। तो मैंने ये कोशिश की है कि सर से उन सारी चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए। जैसे कि हमने देखा हमारे जितने भी मजहबी भाई होते हैं, चूँकि हम समेत, तो वो ज़्यादातर फोकस ये करते हैं कि मसवाक करनी है। अब मसवाक का उनको एंगल का नहीं पता, किस एंगल से करनी है, किस तरह करनी है और मुंह की सफाई कैसे करवानी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये ज़रूर है कि आप मसवाक करें, लेकिन पीछे अगर आप उसका फोकस देखें या उसके ऊपर आप देखें कि वो उसकी रीज़न क्या है या किस लिए कहा गया, तो वो है आपके मुंह की सफाई, आपके दांतों की सफाई, आपके गम्स की सफाई। वो सफाई अगर बेस्ड ऑन साइंस अच्छे तरीके से की जा सकती है तो आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं और आने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अब मेरा सर से अगला सवाल ये होगा कि सर पिलाहट दांतों पे आ जाती है लोगों के, जो कि अमूमन है। हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में, क्योंकि बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, डेली बेसिस पे हम सैकड़ों मरीज़ों का मुआयना करके यहाँ पे पहुँचते हैं। तो सर जब हम लोगों को ये कहते हैं कि हमने आपका थ्रोट देखना, मुंह खोल लें, तो वो जब मुंह खोलते हैं तो उनके दांत पीले होते हैं। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है कि आप सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, पान चर्स कुछ भी लेते हैं कि नहीं? तो उनमें से 50% तो लेते होते हैं कुछ ना कुछ, 50% नहीं भी लेते। तो इस पिलाहट की मेन रीज़न क्या सर? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया आजकल के दौर के हिसाब से, इस दौर में जो ज़रूरत है। मेनली जो दांतों की स्टेनिंग है, जिसको हम ये पिलाहट आम ज़बान में कहते हैं, दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके डेली जो आप खाना खाते हैं और खाने पीने में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें आर्टिफिशियल फूड कलर्स का मेन पहला रोल उनका है, जिसमें हमारी केचप्स आती हैं, जिसमें हमारी फिज़ी कलर्ड फिज़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, जिसमें हमारे चावलों में जर्दा पुलाव वगैरह के लिए जो रंग डाला जाता है उसके असरात हैं। ये तो है उन लोगों के लिए जो कि किसी किस्म का नशा यानी पान सिगरेट वगैरह से परहेज़ करते हैं, उनमें भी स्टेनिंग आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज थिंग्स। अगर कोई बंदा रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो भी कलर्ड वाली पी रहा है, कोई बंदा रेगुलर केचप का शौकीन है, तो उसमें ये चीज़ आएंगी। साथ इसका जो मल्टीपल जो साथ फैक्टर चल रहा होता है वो डेफिनेटली आपकी सफाई है, जिसका फुकदान है हमारे यहाँ। दूसरे कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं जो कि सिगरेट नोशी करते हैं, पान का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा करते हैं और इस तरह के जो नशावर चीज़ें हैं जिससे कि उनके दांतों पे उस चीज़ के स्मोक के या केमिकल के इफ़ेक्ट्स आते हैं। उस वजह से उनमें ये स्टेनिंग, जिसको हम पिलाहट कहते हैं, या दांतों का कलर जो है वो पीला और येलोइश और कुछ जगहों पे ब्राउनिश भी इवन हो जाता है, जो डार्क स्टेन हो जाता है, डार्क येलो से ब्राउन की तरफ चला जाता है। तो इसमें रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स आपकी जैसा कि किताब भी कहती है और FDA अप्रूव्ड भी है कि डेंटिस्ट को आपने साल में मिनिमम 2 दफ़ा विज़िट करना है फॉर जनरल चेकअप। ठीक है। जब हमारे पास पेशेंट जो रेगुलर विज़िट पे आता है, रेगुलर फॉलोअप पे आता है, हर 6 माह बाद बग़ैर किसी दांत के या मसूड़ों के प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास आता है, तो हम पहली चीज़ जो उसमें देखते हैं जब एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या उस पर एक्सटर्नल डिपॉजिट्स स्टेन्स वगैरह तो मौजूद नहीं है। अब कुछ लोगों में स्टेन्स के साथ साथ एक और चीज़ जिसको हम प्लाक कहते हैं, कैलकुलस कहते हैं, टार्टर कहते हैं, वो डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड ये है कि वो अपना एक तो रेगुलर मुआयना करवाएं डेंटल सर्जन से, साल में मिनिमम 2 दफ़ा, और साल में मिनिमम 1 दफ़ा अपने दांतों की स्केलिंग और पॉलिशिंग ज़रूर करवाएं। जी नाज़रीन, बड़े ही मज़े की गुफ्तगू हो रही है और सर के साथ मुझे ये आज की टॉक करने का इंतहाई मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की मैं अक्कासी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद सर के साथ दोबारा। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा, ब्रेक से पहले सर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे थे, वजाहत कर रहे थे कि दांतों के जो मसाइल होते हैं, पिलाहट होती है, वो क्यों होती है।
तो सर के पास मेरा जो अगला सवाल होगा वो हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो पिलाहट की वजह से आगे वो लोग जब हम किसी डेंटल टेक्नीशियन के पास जाते हैं तो टेक्नीशियन जो है ना वो बेसिकली ज़्यादातर हमने देखा है कि डिफरेंट क्लिनिक्स के ऊपर डेंटल सर्जन कम होते हैं, तो शॉर्टेज की वजह से डिफरेंट क्लिनिक्स के ऊपर ज़्यादातर जो है वो टेक्नीशियंस बैठे होते हैं। तो आप किसी भी टेक्नीशियन के पास जाएं, वो आपकी पिलाहट को देखता है, तो जब पिलाहट नीचे जमा हो के सख्त हो जाती है तो वो कहता है जी पत्थर बन गया। अब जो स्केलिंग होती है वो क्यों ज़रूरी होती है, जो दांतों की हम स्केलिंग करवाते हैं उसका क्यों ज़रूरी होती है और उसके जो आगे फ़ायदे क्या होते हैं आपके दांतों की सफाई के रोल में? बेसिकली जो दांतों में सफाई ना करने की वजह से पहले 24 घंटे में एक लेयर डेवलप होती है जिसको हम सॉफ्ट प्लैक कहते हैं। ठीक है। Within 48 hours that soft plaque turns into harder shape, वो सख्त होने शुरू हो जाती है। ठीक है। 2 हफ्ते में वो जो प्लैक है अगर वहाँ से सफाई उस पर्टिकुलर एरिया की नहीं हो पा रही, जी जी, बाकी सारे दांतों की बेशक हो रही हो लेकिन उस पर्टिकुलर, कुछ लोग जो ब्रश करते हैं वो अंदर वाले दांतों पे ब्रश नहीं करते, वहाँ पर पर्टिकुलरली हमने ये देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स कि लोअर इंसाइजर नीचे वाले दांत जो सामने वाले उनकी बैक साइड पे और ऊपर वाले जो पिछले दांत हैं उनकी बाहर वाली साइड पे प्लैक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू होता है। जब वो हार्ड होता है तो वो एक शक्ल पत्थर की सी इख्तियार करता है जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। बेसिकली कैलकुलस जो है वो एक्सटर्नल डिपॉजिट है जो कि सफाई ना होने की वजह से प्लाक के बदस्तूर लेयर जमने की वजह से डेवलप होता है। हमारे अपने मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके सलाइवा के साथ मिक्स होके और जो वहाँ पर फूड पार्टिकल्स की डेपोजिशन है उस पे ओरल कैविटी में जो नॉर्मल फ्लोरा के बैक्टीरिया हैं उनके इंटरेक्शन से जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो ना सिर्फ ये कि वहाँ पर कैलकुलस डिपॉजिट करता है बल्कि एक्सट्रीम केसेस में वो केरीज की इनिशिएटिव भी करता है जिसको हम आम जबान में दांतों का कीड़ा लगना कहते हैं। अब आपने पूछा कि इसकी सफाई क्यों ज़रूरी, इसकी सफाई इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि जब कैलकुलस डिपॉजिट मज़ीद सख्त होकर टार्टर की शेप अख्तियार कर लेता है तो वो आपके मसूड़े को और दांतों का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम पेरियोडोंशियम कहते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ फाइबर्स जो हैं जो हमारे उन्होंने दांतों को हड्डी के साथ एक जो है वो जंक्शन बना के उसको जोड़ा हुआ है और उसके ऊपर हमारा गम जो है वो मार्जिन है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये होता है कि जिंजवाइटिस यानी कि जिंजाइवा की इन्फ्लेमेशन होती है जिसको हम जिंजवाइटिस कहते हैं, उससे दांतों में मसूड़ों से होना ना, उसकी वजह से दांतों का जो है वो ठंडा गर्म लगना स्टार्ट होना जी जी, और फिर जब इसकी सफाई हम ना करें तो ये एक्सट्रीम केसेस में पेरियोडोंटाइटिस और दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं, उनकी सपोर्ट कम, उनकी बेस जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। इसलिए इनकी सफाई इंतहाई ज़रूरी है और हम पहले स्टेप पे पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने दांतों की सफाई फौरी तौर पे करवाएं। जब हम सफाई करते हैं तो उसके बाद दांतों की जो नेचुरल पॉलिश है उसको रिवाइव करने के लिए हम पॉलिशिंग का भी ट्रीटमेंट साथ ही देते हैं। इसको स्केलिंग भी कहा जाता है, इसको क्लीनिंग भी कहा जाता है आम फहम ज़बान में, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो इसका डी स्केलिंग है। जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ डी स्केलिंग। स्केलिंग ये है कि वहाँ पर डेपोजिशन हो रही है और जो डेंटिस्ट है वो डी स्केलिंग करके उसको रिमूव कर रहा है और ये इंतहाई ज़रूरी है दांतों की सेहत के, मसूड़ों की सेहत के हवाले से। ठीक हो गया। नाजरीन, सर ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया जो आपके दांतों में कीड़ा लगता है, पिलाहट होती है या पत्थर बन जाता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो सर के पास मैं ये पूछूंगा क्योंकि हमारी जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो तकरीबन अगर देखा जाए तो वो 60% ओबीज़ हैं, मोटापे का शिकार हैं और वो 60% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ भी है या वो प्री डायबिटिक में है। तो सर शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं इनके दांतों की सेंसिटिविटी क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है और इनके दांतों के मसाइल ज़्यादा क्यों होते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसा कि आपने बताया कि डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलिंग डिजीज़ इन दिस रीजन और उसमें डेफिनेटली जैसे कि जो शुगर के मरीज़ उनके जिस्म के बाकी अज्जा पे इफ़ेक्ट्स आते हैं, दांतों और मसूड़ों पे बेशुमार इनके इफ़ेक्ट्स हैं
और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो अनडायग्नोज्ड डायबिटीज़ के साथ जा रहे होते हैं। हमारे पास जब विज़िट करते हैं तो हम उनके दांतों की और मसूड़ों की कंडीशन देख के उनसे कहते हैं कि आप प्लीज़ अपना शुगर का टेस्ट करवाएं, आपको शुगर तो नहीं हो गई। तो उनमें से अक्सर ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो शुगर नहीं है, और जब वो टेस्ट करवाते हैं तो 50% ऑफ द केसेस में या वो प्री डायबिटिक्स होते हैं या वो डायबिटिक हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से जैसा कि आपने कहा कि दांतों पे और मसूड़ों पे उनके इफ़ेक्ट्स ये आते हैं कि मसूड़े अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं, मसूड़े जो हैं वो दांतों से नीचे जाना शुरू कर देते हैं, उनकी रूट्स एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं, जिसके ऊपर दांतों पे ठंडा, गर्म और मीठा तीनों सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। और पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी चीफ कंप्लेंट ये होती है कि डॉक्टर साहब ना मैं ठंडा पानी पी सकता हूँ, ना मैं गर्म चाय पी सकता हूँ, मीठी खजूर नहीं खा सकता, डॉक्टर साहब मेरे जो है वो मसूड़ों से खून आता है, डॉक्टर साहब ये मेरे दांत लंबे हो गए हैं। बेसिकली वो दांत लंबे नहीं हुए होते, जो मसूड़ा दांत के ऊपर रूट को कवर कर रहा होता है वो मसूड़ा पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से उनके अपने दांत उनको लंबे नजर आते हैं और क्लिनिकली वो लंबे हो भी जाते हैं ड्यू टू द इफेक्ट के जो उनकी कवरिंग जिंजाइवा है दैट हैज रिसीडेड, वो रिसीड कर जाता है। ठीक हो गया। नाजरीन, अब हम जो है ना वो सर से आगे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर जो है ना वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। आपने देख लिया होगा जिस तरह की मैं सवाल सर से कर रहा हूँ और जिस तरह के हम जवाब आप लोगों के लिए तलाश कर रहे हैं या आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं या आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वेल एजुकेट बना रहे हैं। तो हमारा बेसिकली पर्पज़ ये सेशन करने का, ये शो करने का ये है, बीइंग अ डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम कम्युनिटी को, नीचे अपनी आबादी को, लोअर लेवल के ऊपर लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, हेल्थ अवेयरनेस नहीं देंगे, बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, कंसल्टेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशलिटी भी बढ़ती जा रही है और जदीद टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है वो ज़ीरो है, यानी ना होने के बराबर है। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, जो मेडिकल की हो या नॉन मेडिकल हो, तो वहाँ पे कोई भी प्रिवेंटिव जो है वो चेयर नहीं है जहाँ पे आपको ये तरीका बताया जाए कि आपने किसी भी तरह के जो हादसात हैं, बीमारियाँ हैं, उससे किस तरह अपने आप को बचाना है। तो हमने इस प्लेटफॉर्म को, जो हेल्थ स्पेशल के नाम पे स्पेशल टीवी के ऊपर हम मौजूद हैं, तो ये हमारा इनिशिएटिव सिर्फ इसलिए है कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, उनको हमने एजुकेट करना है ताकि उनको पता हो कि उनके दांतों का अगर कोई मसला बन गया है तो उन्होंने अपने दांतों के इस मसले को हल करने के लिए कौन सी स्पेशलिटी में जाना है, कहाँ जाके कैसे ट्रीटमेंट करवाना है। तो सर अक्सर हमने देखा है लोगों को कि लोग कहते हैं मैं खाना खा रही थी या मैं खाना खा रहा था, खाते खाते मेरा दांत कड़च हुआ और आधा दांत टूट गया। तो इसकी सर रीज़न क्या होती है? दूसरा, जिन लोगों की दाढ़ में दर्द रहता है बार बार, वो नीचे सेंसिटिविटी हो जाती है, तो उनकी दाढ़ अगर वो निकाल देते हैं किसी भी नॉन क्वालिफाइड बंदे से, तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? जी, पहला जो आपने सवाल किया कि दांत खाना खाते हुए या नॉर्मली भी किसी भी वजह से अचानक से फ्रैक्चर हो गया या टूट गया, उसकी मेन रीज़न है केरीज़। केरीज़ है जिसको आम फहम ज़बान में हम कीड़ा लगना कहते हैं। ठीक है। कीड़ा लगने से दांत जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें कैविटी बनती है, हॉलो हो जाता है। हॉलो जो चीज़ है जिसको सपोर्ट नहीं रहती, उसकी जो वॉल्स हैं दांत की वो क्रम्बल कर जाती हैं, तो आइदर क्राउन उसका फ्रैक्चर हो जाता है, और अगर दांत की क्राउन पार्ट के साथ साथ रूट में भी केरीज है तो वो फ्रैक्चर उसका स्टार्टिंग फ्रॉम द क्राउन टिल द रूट कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता है। ये सूरत हाल उन लोगों में ज़्यादातर होती है जो कि केरीज प्रोन है। ठीक है। मैं इसमें एक ऐड अब करता चलूँ एक चीज़, हमारे पाकिस्तान में जैसा कि हम सबको मालूम है कि पीने का साफ़ पानी बहुत सारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को मैसर नहीं है। ठीक है। उस वजह से कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फ्लोराइड की तादाद रिकमेंडेड तादाद से ज़रूरत से ज़्यादा है। जब वो रिकमेंडेड से ज़्यादा हो जाती है तो वो फ्लोरोसिस कॉज करता है दांतों में, जो दांत वीक हो जाते हैं और केरीज प्रोन हो जाते हैं। वो फ्लोरोसिस के जो पेशेंट हैं इनमें केरीज की परसेंटेज ज़्यादा होती है और इनमें दांतों का ये टूटना या फ्रैक्चर होना या रिजॉर्ब होना, भुर जाना, इसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। दूसरा सवाल आपने ये किया कि अगर हम नॉन क्वालिफाइड से अपने दांत का इलाज कराते हैं या दांत निकलवाते हैं, कोई भी इलाज कराते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, हाइजीन। दांतों का इलाज बेसिकली एक सर्जिकल इलाज है, उसमें सर्जिकल आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं,
वो इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स दे हैव टू बी क्लीन्ड एंड स्टरलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस। ठीक है। हमारे बहुत सारे क्लिनिक्स में अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर स्टरलाइजेशन का इंतज़ाम नहीं होता, जिसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन और स्पेशली जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं थ्रू ब्लड, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, ये सारी डिजीज़ आती हैं, इनका पॉपुलेशन में बढ़ना वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ इज़ अनस्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ इन डेंटिस्ट्री। ठीक है। और हम इस वजह से हमारा ये प्रोफेशन नोटोरियस भी है डेंटिस्ट्री का कि इसमें ज़्यादा चांसेस हैं एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को क्रॉस इन्फेक्शन और ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज या तो मौजूद नहीं है या उनकी वजह से मौत वाक़या हो सकती है। दांत निकलवाने के बाद जो मेन कॉम्प्लिकेशन जिसका आपने जिक्र किया अनस्टरलाइज ना होने की वजह, वो है ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट बेसिकली जहाँ से दांत निकाला जाता है उस जगह पे इन्फेक्शन का बनना, प्रिवेल करना और उस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पस डिस्चार्ज, पेन, ये सिम्टम्स पेशेंट्स को शुरू हो जाते हैं। और फिर जब हमारे पास बहुत सारे क्लिनिक्स में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ये आके कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने फ़लानी जगह से दांत निकलवाया था, गांव में निकलवाया था या किसी ऐसी जगह पे निकलवाया था जो कि प्रॉपर जहाँ पर क्वालिफाइड डेंटिस्ट नहीं था, और उस वजह से हमें जब से ये दांत निकलवाया तब से हमें ये प्रॉब्लम है, ये इन्फेक्शन है, ये पेन है। और जब हम उसको देखते हैं तो ज़ख़म ऐसा ही ताज़ा लग रहा होता है जैसे दांत आज निकाला गया, अभी निकाला गया। तो वो ज़ख़म हील ही नहीं हो पाता, बिकॉज आप भी एज ए डॉक्टर इस चीज़ को समझते हैं कि जहाँ इन्फेक्शन होगी वहाँ वूंड हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं और मेरी एडवाइस भी है और मेरी सजेशन भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है जनरल पब्लिक से और हमारे जो लोकल पॉपुलेशन से कि बराए मेहरबानी अपना जो सेहत का ख्याल रखें, अपने दांतों की सेहत का भी उतना ही ख्याल ज़रूरी रखें और क्वालिफाइड डेंटिस्ट से जो है हमेशा अपना ट्रीटमेंट करवाएं और क्वैकरी को जो है वो डिस्करेज करें। क्वैक्स के पास मत जाएं, ना क्वैक से अपना इलाज कराएं, इसमें आपका नुकसान है, आप ही का जो है वो इसमें प्रॉब्लम में आप आएंगे और वो क्वैक बिल्कुल इस काबिल नहीं है, ना ही उसके पास सलाहियत है, ना ही उसके पास काबिलियत है कि वो आपकी इस कॉम्प्लिकेशन को दूर कर सके। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको इंट्रो में बताया कि हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मोहम्मद अली यासर जो कंसल्टेंट डेंटल सर्जन है हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सर की जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, या सर का जो काम करने का अंदाज़ है, या सर का जो वे ऑफ टॉकिंग है, तो मेरा कहीं भी दिल नहीं करता कि मैं सर को किसी भी जगह ब्रेक करूं, चूँकि जहां पे हम किसी भी तरह की जो सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी तरह की चैनल के ऊपर या कोई भी प्रोग्राम जब हम कर रहे होते हैं डिजिटल, तो उसमें टाइम लिमिटेशंस होती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। सर ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन किया और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की। मेरा किसी भी डेंटल के ऊपर ये आज पहला प्रोग्राम है, तो यकीन माने बहैसियत डॉक्टर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जो कम्युनिटी के जो कुछ हीरे हैं जो छुपे हुए हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि उनको मैं यहाँ पे ला के थोड़ा सा पॉलिश करूँ ताकि उनके नॉलेज को आप लोगों तक पहुँचाया जाए और आपको वेल अवेयर किया जाए। जैसे कि सर ने कहा कि जब भी आप किसी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं तो वो अनस्टरलाइज जो औजार है वो इस्तेमाल करता है, जिसमें आप हेपेटाइटिस A, B, C और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो वायरल डिजीज़ में आपको कन्वर्ट कर देती हैं। चूँकि माउथ कैविटी आपका मेजर एक गेट है, एक मेजर वे है जहाँ से आपने हर चीज़ को इंटेक करना है, अपनी बॉडी के अंदर डालना है। तो लिहाजा कोई भी फ्रूट, कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं उसको प्रॉपर वॉश करें, अपने हाथों की सफाई रखें, अपने दांतों की सफाई रखें, तो अपने आप को सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाएं। अब सर से मेरा अगला सवाल ये होगा कि सर दाढ़ तो निकल गई, दांत भी निकल गया, दाढ़ भी निकल गई, दांत भी निकल गया, और इसके ऊपर जो जी ओके जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं सर से ये पूछूंगा कि क्रोम, रूट किनाल
या जो दांत हमारे नए लग जाते हैं, तो इसको किस तरह आगे लेके चला। वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हो रही है और आप लोगों के लिए बड़ी ही आसानियाँ पैदा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर बिला तखीर मैं आपसे ये पूछूंगा कि दाढ़ भी निकल गई, दांत भी निकल गया, अब इसके ऊपर जो क्रोम होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, किस तरह किया जाता है सर? इसमें यह है कि दांत की रिप्लेसमेंट के लिए मेनली 3 तरीक़ेकार जो हैं मौजूद हैं। सबसे पहला तरीका जो है दांत की रिप्लेसमेंट का, वो सिंपल एक्रेलिक जो प्लास्टिक के दांत हैं जो कि ओल्ड टाइमर चल रहे हैं, उसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है। ये रिमूवेबल दांतों में आते हैं, यानी कि आप इसको लगा सकते हैं और हस्बे ज़रूरत उतार भी सकते हैं। जी ठीक है। ये तो एक्रेलिक के हो गए, प्लास्टिक के दांत। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिसको हम नॉर्मली क्राउन्स एंड ब्रिजेस कहते हैं। ये बेसिकली ऐसे मेटल बेस्ड मटेरियल के साथ बने होते हैं जिसके ऊपर पोर्सलेन या अब जो आ गए हैं वो मेटल फ्री जिरकोनिया, वो दांत भी, वो क्राउन ब्रिजेस भी लग रहे हैं। और इसकी जो है वो अफादियत ये है कि ये जब वन टाइम फिक्स कर दिए जाते हैं, दे फॉल इनटू फिक्स कैटेगरी। ये फिक्स कैटेगरी दांत लग जाते हैं। उसके बाद इनको आप ऐसे ही जैसे नॉर्मल दांत है आप बाकी वैसे ट्रीट करें, ब्रश करें, और आपको इनको निकालने की ज़रूरत नहीं होती और इसके नीचे जो दांत हैं वो सेव भी हो जाते हैं। इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी है जो आजकल रिसेंटली पिछले 20 साल में काफ़ी पॉपुलर हुई, और वो कैटेगरी है इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स की। जो टाइटेनियम नोबल मेटल अलॉय के टाइटेनियम इम्प्लांट्स आजकल बहुत कॉमन है, और उसमें किया यह जाता है कि जहाँ से दांत निकला होता है उस जगह हड्डी में एक स्क्रू, जिसको हम अबटमेंट कहते हैं, वो फिक्स किया जाता है। उसके ऊपर जो है हम मसनूई दांत, आर्टिफिशियल टूथ, जो कि पोर्सलेन का भी हो सकता है और जिरकोनिया का भी हो सकता है, सिरेमिक का दांत हम उस पर फिक्स कर सकते हैं। और वो दांत, उसका फ़ायदा ये है कि वो एग्जैक्टली उसी जगह पे लगता है जहाँ से वो दांत निकला, ओरिजिनल दांत निकला, और उसकी लुक और शेप सेम वैसी रहती है। और साइड वाले जो दांत हैं उसके ऊपर ना तो कोई तार आती है ना ही कोई क्राउन की कवरिंग आती है, तो बाकी दांत आपके वैसे ही नॉर्मली रहते हैं। और ये जो दांत है ये आपको एक फीलिंग देता है जो कि टेस्ट की भी आती है, स्मेल भी आती है, तो आपको एक नेचुरल फीलिंग फील होती है इससे। अच्छा सर, दूसरा हमने बेशुमार पेशेंट को भी देखते हैं अपने करीबी अजीज़ व अक़ारब में भी, लोगों के ना दांत बड़े टेढ़े होते हैं, यानी वो बेतरतीब दांत होते हैं, कोई 3-3 दांत निकले होते हैं एक जगह पे, तो इनको कैसे टाइटल किया जाता है सर? अच्छा, ये बेसिकली मैल ओक्लूजन में कैटेगरी में फॉल करते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है वो ऑर्थोडोंटिकली किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें स्टार्टिंग में रिमूवेबल अप्लाइंसेस दी जाती हैं जिसमें तारें लगी होती हैं, वो पहनाई जाती हैं पेशेंट्स को ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years। इसमें स्टार्टिंग कैटेगरी जो है सबसे लो कैटेगरी वो रिमूवेबल की है, जिसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। अब जो नई कैटेगरी पिछले 40 साल से आ गई हुई है वो है मेटल सिरेमिक ब्रैकेट्स की। अब मेटल के ब्रैकेट्स में भी 2 किस्म के हैं, एक वो है जो सामने से नज़र आते हैं, वो जो बैक साइड पे लगते हैं, सामने नज़र नहीं आते। उसमें भी एक कैटेगरी आ गई है जो सिरेमिक है, दांतों की रंग की बिल्कुल है, यानी कि आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे दांतों के ऊपर दांतों के रंग की कोई चीज़ लगी हुई है। और उसके बाद जो लेटेस्ट कैटेगरी है वो है अलाइनर्स, वो ट्रांसपेरेंट हैं, वो ट्रेज हैं, आप मुख्तलिफ पहनते हैं। इस तरीके से जो टेढ़े दांत हैं उनको सीधा किया जाता है ऑर्थोडोंटिक मीन्स से, और इसमें पेशेंट को मिनिमम 2 years का एक्टिव पीरियड दिया जाता है, फिर 1 to 2 years का रिटेंशन पीरियड या पैसिव टाइम दिया जाता है, जिसमें दांतों को जहाँ पर उनको ले जाना मकसूद होता है या सीधा करना मकसूद होता है उसके बाद उनको वहाँ पर रिटेन किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें एक तो ये हमने सारा क्लियर कर लिया ताकि लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस हो गई। अब जो ये बच्चों के मामला होते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि जी बच्चे को दूध भी दे रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो आम है। एक तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी का दांतों पे क्या असरात होते हैं, और दूसरा सर ये होगा कि जो माएँ हमारे पास आती हैं वो कहती हैं कि 6 महीने 7 महीने का बच्चा हो गया, अब मैं इसको फ़लाँ गुटी दे रही हूँ, फ़लाँ मैं कतरे पिला रही हूँ, किसी ने कहा दांत जल्दी निकाल लेगा, तो इसमें क्या रियलिटी है? जी, बहुत ही अहम सवाल है ये। आजकल हम देखते हैं हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, ना सिर्फ के न्यूनेट्स, इन्फेंट्स, बल्कि जो चिल्ड्रन भी हैं, उन सब में दूध के दांतों की ग्रोथ और टाइमिंग जो किताब में लिखी हुई है और जो आज से 25 साल पहले वैलिड थी उससे डिलेड हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, जो
मिल्क टीथ के शेड होने का टाइम है, उनके गिरने का और नए दांत का, परमानेंट दांतों के आने का टाइम है, वो भी डिलेड हो चुका है इसी वजह से। इसकी जो मेन कॉज, जैसे आपने फरमाया, विटामिन डी और कैल्शियम का बिल्कुल इसमें रोल है, और इस वजह से ना सिर्फ कि डिलेड इरप्शन हो रही है, डिलेड दांत लेट निकल रहे हैं, एज से ज़्यादा बाद में निकल रहे हैं, बल्कि उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर भी हम देख रहे हैं, जैसे कि अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। ये इस वजह से है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के लेवल बॉडी में एडवोकेट ना होने की वजह से दांतों की ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हो सकी, और इम्प्रॉपर ग्रोथ, टूथ एनॉमली जिसको हम कहते हैं, कंजेनिटल भी हैं उसमें, वो इसमें फॉल करते हैं, उस वजह से ये सारी बीमारियां फैल रही हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि जी 6-7 माह का बच्चा हमारा हो गया, हम इसको कुछ होम्योपैथिक जो है वो टैबलेट्स भी दे रहे हैं, कोई हकीमों की पुड़ियाँ भी दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी मुझे फ़लानी चीज़ किसी ने बताई थी तो वो कर रहे हैं। बात यह है कि हमने कॉज देखनी है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिले। अगर जनरलाइज बच्चा वीक है, जनरलाइज उसकी बॉडी जो है वो वीक डेवलप हो रही, बच्चा वीक पैदा हुआ था, इमेच्योर था बच्चा, या बच्चा जो था वो प्रॉपरली पूरी एज में 9 मंथ्स का पैदा नहीं हुआ, प्री मेच्योर पैदा हुआ है, और अब उसकी जो ग्रोथ भी जो है वो प्री मेच्योर है, या स्लो है, या डिलेड है, वो बच्चा ना सिर्फ उसके दांत लेट आएंगे बल्कि उसकी हड्डियों की और कद की ग्रोथ भी उसी तरह डिलेड होगी, क्योंकि हड्डियों में भी उसी तरह कैल्शियम और फॉस्फेट और मैग्नीशियम ज़रूरी है जिस तरह दांतों में सेम उनका स्ट्रक्चर है। तो जहाँ डेवलपमेंट हड्डियों की वीक हो रही है या लेट हो रही है, वहीं दांतों की हो रही है। इस वजह से हमें कॉज देखनी है। अगर उसको विटामिन डी की या कैल्शियम की कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है नेचुरल सोर्सेज पे और सप्लीमेंट्स के साथ भी। दूसरी चीज़ जो देखने की है वो ये है कि, और मैं इसको डिस्करेज करूँगा इन चीज़ों को, कि जो ये खामखा छोटे बच्चों को दवाइयाँ पिलाने शुरू कर देते हैं और पुड़ियाँ खिलाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ कुश्ते स्टीरॉइड्स वगैरह, वो उनके मैदे को और बॉडी को मज़ीद ख़राब करते हैं। तो इसलिए मैं दोबारा इस बात पे जो है वो ज़ोर दे के कहूँगा कि 6 महीने के बाद अपनी और अपनी फैमिली का डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। जी ठीक हो गया। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मोहम्मद अली यासर कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हमारे पास मौजूद हैं। सर मोस्ट एक्सपीरियंस हैं और बेशुमार जगह पे काम किया, बेशुमार जगह पे काम कर रहे हैं, वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं, लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर काम भी कर रहे हैं, और इस तरह के अवेयरनेस जो सेशन है उनको भी हम जगह जगह कंडक्ट करते हैं और अपने डॉक्टर्स को भी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो नीचे कम्युनिटी को एजुकेट कर सकें। तो सर से मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि सर माउथ कैविटी के अंदर छाले बनना, आबले बनना, ज़ख़म हो जाना, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, इनका दांतों के साथ भी कोई रोल होता है या ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है? जी बिल्कुल, दोनों कॉजेज़ इसकी देखी गई हैं। एक तो ये है कि जो दांत शार्प एजेस, जिनके दांतों के शार्प एजेस बन जाते हैं, वो इसको जो है वो इंजर करते हैं, और इस इंजरी की वजह से माउथ अल्सर्स या जो है वो सोर्स बनते हैं मुंह में। एक कॉज तो दांतों की है। दूसरी कॉज ये है कि जिन लोगों में मैदे का जो है वो बीमारी है और मैदे में एक हिद्दत है और गैस्ट्राइटिस है उनको बहुत शदीद, और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है, और उनको जो है, या कुछ लोग जो हैं वो वॉमिटिंग का शिकार होते रहते हैं, उस केस में भी देखा गया है कि गले में और मुंह में छाले निकलते हैं। प्लस जो आपने बात की जैसे लाइकन प्लानस है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है मुख्तलिफ़ किस्म की, उस किस्म में स्ट्रीक्स बन जाती हैं गाल के अंदर वाली साइड पे, ज़बान के नीचे भी वो स्ट्रीक्स आती हैं, गाल की साइड पे, लिप्स की इनर सरफेस पे, वो डेफिनेटली ऑटोइम्यून है। और उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि लाइकन प्लानस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रिवेलेंट डिजीज़। ल्यूकोप्लेकिया एक बहुत प्रिवेलेंट डिजीज़ है हमारे इस रीजन में, और इनका इलाज जो है वो डेफिनेटली फिर उस तरीके से किया जाता है। लेकिन जो जनरल माउथ सोर्स है उनको हम ट्रीट कर सकते हैं दांतों की शार्प एजेस को रिमूव करके, और मैदे में अगर गैस्ट्राइटिस है उसको ट्रीट करके। जी जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमारे पास लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर मोहम्मद अली यासर साहब डेंटल सर्जन मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के अंदर दांतों के तमाम मसाइल के ऊपर बात करने की हमने कोशिश की। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि टाइम लिमिटेशंस होती हैं, चूँकि प्रोग्राम्स होते हैं, स्टूडियोज़ होते हैं, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सर से जो है वो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में दोबारा जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, अभी बेशुमार चीज़ें रह गई हैं
बीइंग ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि अभी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह सर के साथ जो बाकी मामला दांतों के हवाले से रह गए हैं, चूँकि आज का हमारा मौजू कंप्लीट सिर्फ दांतों के ऊपर था, तो यहाँ पे मैं छोटी सी बात एक आपको, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा अपने इंट्रो में कि दांतों की वजह से जो आपको बेसिकली मसाइल होते हैं, तो इसमें हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को ये कहते हैं कि भाई दांतों का काम आंतों से मत लें। दांतों का काम है चीरना, पाड़ना, काटना, पीसना। जो भी चीज़ आप खाते हैं उसको अच्छी तरह चबाते हैं, तो चबा के खाने का जो फ़ायदा होता है वो आपकी आंतड़ियों को कम काम करना पड़ता है। इस तरह आप कॉन्स्टिपेशन या आपको खाने के दौरान पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।